द प्राइम अमेजिंग स्टोरी प्रेजेंटिंग ज़िंदगी और जोक। ये कहानी लिखी गई है अमर कांत जी के द्वारा। चलिए जानते क्या है ये, किस इंसान के बारे में है। मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ, सवेरे तरकारी लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा था। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी सी लुंगी में लिपटा चित पड़ा हुआ था, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो, अथवा दक्षिण भारत का भूला भटका साधु निश्चित स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्राणायाम सा कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक दो बार और भी उसको कठपुतले की भांति डोल डोल कर सड़क को पार करते या मोहल्ले के एक दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर हांफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर आकर लेटा था। चैत का महीना, हवा तेज चल रही थी। चारों ओर घुप अंधियारा प्रारंभिक झपकियां ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा और ये शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज़ शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पांव चप्पल में डाल उधर को चल पड़ा। मेरा अनुमान ठीक था। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थे। मैंने भीतर घुसकर देखा और कुछ चकित सा रह गया। खंडर का वही भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर उस भिखमंगे की दोनों बाहों को पीछे से पकड़े हुए था और दो तीन व्यक्ति आंख मूंद उछल कूद कर उसे बेतहाशा पीटे जा रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोगों से भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे। भिखमंगा नाटा था, गाल पिचके हुए, आंखें धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपचियों की तरह दिखाई दे रही थी। पेट नाद की तरह फूला हुआ, मार पड़ने पर वह बेतहाशा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई हूँ। साला छटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास सरक आए थे। पर यह है हमारा आपका दोष है कि आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर तो हमारा आपका दिल पसीज जाता है और मौका बेमौका खुद्दी चुन्नी साग सत्तू दे ही दिया जाता है। आपने तो इसको देखा ही होगा। मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा, हरामी का पिल्ला। फिर भिखमंगे की और मुड़कर गरज पड़े, बता साले साड़ी कहाँ रखी है, नहीं वह मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। उनका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था, इसलिए संभवतः थक कर वह चुप हो गए। पीटने वालों ने भी उस समय पीटना बंद कर दिया था, लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से रामराज मिश्र का शोहदा पहलवान लड़का शंभू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आओ देखा न ताओ भीड़ में से आगे लपक जूता हाथ में ले गंदी गालियां देते हुए भिखमंगे को पीटना शुरू कर दिया। एक डेढ़ हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ है। शिवनाथ बाबू जैसे निश्चिंत होकर फिर बोले, लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमा करता था, सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोर में दाल भात तरकारी खाने को दे दी। बस क्या था, परक गया, रोज आने लग गया। खैर कोई बात नहीं थी। आपकी दया से ऐसे दो तीन भर भिखमंगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते हैं। ये घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एक आध काम भी कर देता था। अब यह किसको पता था कि आज ये घर से नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई है। मेरी इस प्रश्न से वे बिगड़ गए। बोले, आप भी खूब बात करते हैं। यही पता लग गया तो चोर कैसा। मैं तो खूब जानता हूँ। ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं और जब तक इनकी कड़ी पिटाई न की जाए कुछ नहीं बताते। अब यह समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई। जमुना का कहना है कि उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा। फिर मैं ये पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता है, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। आज ही कौन सी ऐसी नई बात हो गई कि वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई। अरे मैं इन सालों को खूब जानता हूँ। वह भिखमंगा अब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई हूँ। स्पष्ट था कि इतने लोगों को देखकर वह काफ़ी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतहाशा अपनी जाति का नाम ले रहा था, जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हो, लेकिन बरई की कतई नहीं। नए लोग अब भी आ रहे थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते। जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग
ख्वामखा थक गए। कुछ लोग वहाँ से सरकने भी लगे। किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस को सुपुर्द करने की सलाह दी। मैं भी कुछ ऐसी सलाह देकर खिसकना चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मंझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए फुस फुस कुछ बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ रही थी। एक दो क्षण इधर उधर मेरी ओर बेचारे की तरह देखने के बाद वह बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं, साला काफ़ी पा चुका है, आइंदा ऐसे करता चेतेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कह के रास्ता नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा तो मेरे पास आकर झेपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई, पर कोई बात नहीं, चमार सियार तो डांट टपक पाते ही रहते हैं। अरे इस पर क्या पड़ी है, चोर चाहे तो रात रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाईं आंख को खूबी से दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े। चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन की पिटाई के बाद भी खंडर का वह भिखमंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी। दूसरी जगह उसी यह निश्चितता का सामना करना पड़ेगा। चाहे जो हो, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी। मैं उसको खंडर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले में डग सरकते हुए देखता। लोग अब उसको कुछ न कुछ दे देते। बचा हुआ बासी या जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती कि जाकर भिखमंगे को दे आए। कुछ लोगों ने तो उसका कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला और धीरे धीरे उसने खंडर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति और विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब वह किसी न किसी के ओसारे या दालान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उससे हल्के फुल्के काम भी लेने लगे। दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर है, किंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था। तो ये था हमारी कहानी का पार्ट 1, ज़िंदगी और जोक। इससे आगे की कहानी आप सुनिएगा पार्ट 2 में।